व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। मैं आप लोगों को कितनी ही बातें, कितनी ही सलाह देता रहूं, कितने ही मशवरे देता रहूं, पर लेकिन जब एक ठोकर लग जाती है इंसान को जिंदगी में तो सारी चीजें जरा सी देर में सिखा देती है। पर लेकिन अगर कोई इंसान बोले जा रहा है कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये इंसान की टेंडेंसी है, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। और जिस दिन कोई ठोकर लगेगी उसी दिन इंसान सुधर जाएगा और सारी चीजें उसकी समझ में आने लगेगी, उसी दिन वो पैटर्न में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात यहां पर बोला गया है कि यहां पर सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं यार। अगर लाइफ में आप लोग जब भी कोई ठोकर लगे, अगर उस ठोकर से आप लोगों ने सीख ली तो वो ठोकर आप लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। पता चला वो ठोकर भी ऐसी ही निकली जैसी नॉर्मल तरीके से जिंदगी आप लोगों की चल रही है, उसको भी आप लोगों ने इग्नोर किया, आगे बढ़ गए, तो फिर बहुत बड़े वाली ठोकर लगेगी। और एक ऐसी ठोकर लगेगी कि इंसान जो है वो उठ नहीं पाएगा। तो इसलिए फायदा इसी में है कि चाणक्य साहब वाला पैटर्न फॉलो किया जाए कि दूसरों की गलतियों से सीख लो। क्यों अपने आप को बर्बाद करना? दूसरों को देख लो ना जो ऑलरेडी बर्बाद बैठे हुए हैं, तो उनको देखकर अपनी जिंदगी को थोड़ा संवार लो यार। नहीं किया तो ऐसी कुछ जिंदगी अपनी भी हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप सारी गलतियां सीखकर आगे बढ़ना कोई सही तरीका नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीख लो ताकि अपनी लाइफ जो है उसको ढंग से यूटिलाइज कर सको, इफेक्टिवली अपने टाइम को ढंग से यूटिलाइज कर सको। तो ये चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में आप लोगों को बताएगा तो हर कोई, पर लेकिन रियलिटी में इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हुए इनको नजर आएंगे। और जो इंप्लीमेंट करके ले जाते हैं उन्हीं की लाइफ जो है वो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। और बाकी जो है फिर बोलते रहते हैं काश ये कर लिया होता। तो वो काश जो है वो जिंदगी में एक अवकाश लगा देता है। तो इसलिए अपनी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेकर चलो और दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहो। एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया, बोल रहा था कि सर आजकल तो पढ़ते हुए भी डर लगने लगा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि जंग के मैदान में भेजा जा रहा है? पढ़ने में कैसा डर यार, बैठकर पढ़ाई करनी है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स माइंड करके अपना चीजों को एंजॉय करो। देखिए, जितना ज्यादा माइंड पर प्रेशर आप लोग डालना स्टार्ट करोगे ना, तो उतना ही ज्यादा चीजें जो है आप लोगों के माइंड में घुसना कम स्टार्ट हो जाएंगी। यही सेम पैटर्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है। अपने माइंड को जितना ज्यादा रिलैक्स रखोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद रहोगे। और जितना ज्यादा अपने माइंड को आप लोग प्रेशर में डालोगे तो बिल्कुल आप लोगों का जो माइंड है वो चीजें एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। क्योंकि माइंड की मसल जितनी रिलैक्स रहेंगी उतना ही ज्यादा डेटा उनके अंदर स्टोर आप लोग कर सकते हैं। ये एक तरीके से चीजें ऐसी हैं कि आप लोग वो नहीं कहते कि खेल खेल में चीजों को आप लोग लंबे समय तक याद रख पाते हैं, पर लेकिन प्रेशर में कभी भी आप लोग कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। तो कोशिश ये करो कि चीजों को एंजॉय करते रहो और कभी भी किसी चीज के बारे में टेंशन मत लो। टेंशन से किसी का भला नहीं होता है, तो टेंशन को पेंशन देकर बैठो हमेशा, ठीक है? चाहे कोई भी काम क्यों ना करो, पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की भी काम के बारे में बात कर रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, टोटल मिलाकर 11 क्वेश्चन है, थोड़े ज्यादा हो गए और साइज थोड़ा छोटा हो गया तो इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा आ गए, ठीक है? सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, एक स्टैट्यूटरी यहां पर ये फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी है। आप लोगों को ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहां पर ये आती है। आखिर न्यूज में किस लिए है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नैनो स्निफर के बारे में। ये फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस यहां पर डिटेक्टर है, यानी कि कोई भी एक्सप्लोजिव जो है उसको डिटेक्ट कर पाएगा यहां पर। ये अभी रिसेंटली कौन से मिनिस्टर के द्वारा यहां पर इसको लॉन्च किया गया है? और जो ये लॉन्च किया गया एक्सप्लोजिव, ये जिसको बोला गया ईटीडी यानी कि एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, मिनिस्ट्री ऐसी है कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकती ये मिनिस्ट्री यहां पर ऐसी चीजें लॉन्च कर रही है। तो जब आप लोग जानोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मुझे पढ़ते टाइम इंटरेस्टिंग लगा था, ठीक है? कौन सी कंट्री जिसने बोला है G20 कंट्री को यार थोड़ा सा अपना कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह थोड़ा बढ़ाओ। आप लोगों का जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कौन सी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है? आप लोगों ने ऐसे कितने फैमिली मेंबर है जिसने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी है? उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है। बात की जा रही है हमारी कंट्री में कई सारे राज्य ऐसे हैं जो भीख मांगना जो होता है उसको एक क्रिमिनल कैटेगरी में रखते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक तरीका धंधा भी बन चुका है। कई सारे बच्चों को पकड़कर उनसे भीख मंगवाई जाती है तो उनकी लाइफ भी बर्बाद की जाती है। तो ये यहाँ पर अगर उसको रोक दिया जाए भीख मांगने से तो फिर उसके बाद में क्या ऑप्शन बचते हैं? तो यहाँ पर बोला जाता है कि अगर भीख मांगने से किसी इंसान को आप लोग रोक दोगे तो फिर वो क्या करेगा? ये तो गला काटेगा, किसी का चोरी करेगा, फिर उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो एक तरीके से संविधान के जो उसके हक हैं उनका भी वॉयलेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। हमारी कंट्री में 2011 के सेंसस के अगर हिसाब से मैं आप लोगों से बात करूं तो 4,13,670 के करीब भिखारी हैं हमारे देश के अंदर में। और ये और भी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है काफी सारे काउंट भी नए किए गए हों। तो यहां पर अगर बात करें, जो अगर आप लोग भीख मांगने से रोकते हैं तो किस आर्टिकल का वायलेशन यहां पर देखने को मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली कोविड-19 आप लोगों को देखने को मिला, तो इसके चलते बहुत सारे ऐसे यहां पर उधारी जो गवर्नमेंट के द्वारा ली गई
तो अभी यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को एक्वायर किया जाएगा। ये प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पर बेसिकली वर्थ का आप लोगों को मनी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है LOTUS, लोटस HR। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये सेकंड फेज है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो प्रोग्राम है उसका, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी न्यूज में किस लिए, उसके बारे में फिर हम लोग आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। MPEDA, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। ये जो बेसिकली एक तरीके यहाँ पर ये डेवलप सर्टिफिकेशन स्कीम है, बेसिकली किसके लिए यहाँ पर ये बात की जा रही है, साफेरी। तो यहाँ पर ये जो साफेरी है यहाँ पर ये एक शब्द है संस्कृत जिसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ। तो किस चीज की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है, और ये वो चीजें हैं जिनको इंसान खाता भी है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करूंगा काफी डिटेल में, और इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी इस आर्टिकल में से। हमारी कंट्री में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर झींगा जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा झींगा खाया जाता है। यहाँ पर बेसिकली खासकर जो कोस्टल एरिया होते हैं हमारी कंट्री में, और मैक्सिमम लगभग 95% के करीब हम लोग जो है श्रिम्प यानी कि जो झींगे होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। प्रोटीन के मामले में बड़े ही इंपॉर्टेंट इनको समझा जाता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन इनके अंदर पाया जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर क्या क्या चीजें हैं और क्यों ये न्यूज में है वो भी हम लोग समझेंगे। अभी रिसेंटली एक उत्सव, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हमारी कंट्री में किया जा रहा है, जो कि ये स्टार्ट किया गया ज्योतिराव फुल्ले, जो कि 11 अप्रैल इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और भीमराव अंबेडकर जी की जो कि यहाँ पर 14 अप्रैल को, तो यहाँ तक ये प्रोग्राम पूरा चलाया गया। तो इस उत्सव का नाम क्या रखा गया, देखिए 2 पर्सनैलिटी को एक साथ में कनेक्ट कर दिया इस उत्सव ने। ठीक है, तो दोनों पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर। अभी रिसेंटली की इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी 1873 में, ये किस महान पर्सनैलिटी के द्वारा की गई थी, ये आप लोगों को बताना है। तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कुछ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो कई सारी बातें आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर जानने वाली हैं। तो लेक्चर को टकटकी लगाकर देखेगा, फिर से वही बोलूंगा, चीजों को जितना ज्यादा शांत स्वभाव में देखोगे उतने लंबे समय तक इनको याद रख पाओगे, और जितना फ्रस्ट्रेट इरिटेट होकर चीजों को देखोगे सारी चीजें भूल जाओगे, एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आने वाला है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोग को क्या करना है, टेंशन में रहना है या फिर मजे में चीजों को एंजॉय करना है। तो आइए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। इनके द्वारा अभी यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस लाया गया है जिसमें इनके द्वारा अबोलिश किया जा रहा है फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग यहाँ पर इस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, अगर फिल्म के सर्टिफिकेट से रिलेटेड आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को मिलती है। पर गवर्नमेंट के द्वारा बोल दिया गया कि इसको अबोलिश कर दिया जाएगा, और इसको अबोलिश करने के बाद में अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग सीधा हाईकोर्ट में जाओ, अब कोई ट्रिब्यूनल नहीं रहेगा। ट्रिब्यूनल एक शॉर्ट तरीका होता था, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती थी तो यहाँ पर जाकर आप लोग अपील कर सकते थे, पर लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स जो बेसिकली रेशनलाइजेशन एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 के बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पर अभी 4 अप्रैल से ये इफेक्ट में आ गया है और अमेंड किया जा रहा है यहाँ पर सिनेमेटोग्राफ जो एक्ट है 1952 का। देखिए हमारी कंट्री में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये एक स्टैट्यूटरी बेसिकली हमारी कंट्री में बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आती है। तो ये बॉडी जो थी 1951 में बनाई गई थी, सर्टिफिकेशन देने का काम करती है, और सिनेमेटोग्राफ एक्ट है जो 1952 इसके हिसाब से यहाँ पर ये काम करती है। पर लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत आती थी यहाँ पर सर्टिफिकेशन के मामले में, तो यहाँ पर ये फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में वो जा सकता था। पर लेकिन अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल को रिप्लेस करके इसके अंदर में यहाँ पर हाई कोर्ट लिख दिया गया है, यानी कि अब ट्रिब्यूनल अब अवेलेबल ही नहीं रहेगा, वहां पर हाई कोर्ट में सीधा आप लोगों को जाना होगा। तो इसी के चलते यहाँ पर ये चेंज किया गया है। तो एबोलिशन जो किया जा रहा है यहाँ पर ये फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का, इसको लेकर यहाँ पर अभी रिसेंटली ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस यानी कि जो अध्यादेश है हमारी कंट्री में, ये हमारे संविधान में जब आप लोग बात करेंगे आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत यहाँ पर ये लाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जब हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट बेसिकली वर्किंग में नहीं होती, आप लोग बोल सकते हैं उस टाइम पर। ठीक है, हालांकि फिल्म मेकर जो है उससे खुश नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रिब्यूनल है, देखिए अगर कोई भी ट्रिब्यूनल है उसमें फायदा ये होता है कि केस जो है वो जल्दी निपट जाता है। अगर हाई कोर्ट में केस जाएगा तो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, पता नहीं कौन सी सुनवाई लगेगी, तारीख पर तारीख चलेगी, और फिर दामिनी मूवी का डायलॉग आप लोगों को याद आ जाएगा। तो वो कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंने भी आप लोगों से पूछा था कि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था ना मैंने अभी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में है ये मिनिस्ट्री, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा। ठीक है, ये है वो न्यूज जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा सुन के हंसी आई थी। हालांकि ये बेसिकली जो न्यूज है इसमें बोला गया कि हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक,
इनके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर नैनो स्निफर। ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो माइक्रो सेंसर है, जो कि एक्सप्लोजिव जो ट्रेस डिटेक्टर यहाँ पर बेसिकली है। आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये छोटा सा एक डिटेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि एक्सप्लोजिव को ट्रेस कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री यहाँ पर ऐसे ऐसे जो आविष्कारों को लॉन्च कर रही है। ये तो डीआरडीओ की साइड से आना चाहिए था, डिफेंस मिनिस्ट्री इसको काम को करती। तो इसलिए मेरी हंसी छूटी स्टार्टिंग में जब मैंने ये न्यूज पढ़ी कि मैंने कहा पोखरियाल साहब क्या क्या काम कर रहे हैं। पर लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लॉन्च इसलिए किया गया इनके द्वारा क्योंकि ये जो बनाया गया है, डेवलप किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो जब एजुकेशन से रिलेटेड मैटर निकल कर आ रहा है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है, तो बॉम्बे के द्वारा बनाया गया है, पुलिस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया कोई ऐसा काम, तो सीधी बात है कि मिनिस्टर जो है उसी पर्टिकुलर फील्ड के उसको लॉन्च करेंगे। ये बोला जा रहा है कि अगर 10 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेगा कोई भी एक्सप्लोजिव अगर आसपास में है, ठीक है, और उसी को यहाँ पर ये भी बता देगा कि ये मिलिट्री का है या फिर कोई कन्वेंशनल है या फिर कोई होममेड यानी कि घर में किसी ने पटाखा बना दिया, तो उसके बारे में भी बता देगा। तो इतने अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये चीजों को डिटेक्ट करेगा। जो नैनो स्नाइपर है यहाँ पर ये 100% मेड इन इंडिया है। अच्छी बात यहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सारी हमारे ही देश में की गई है, यानी कि बाहर के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी इसको लेकर नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइड आप लोग बोल सकते हैं। डेवलप किया गया आईआईटी बॉम्बे के द्वारा और इसको जो बेसिकली मार्केट इसकी की जा रही है ये है यहाँ पर विहंत टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये इसको मार्केट इसकी कर रही है, यानी कि इसको मार्केट में प्लेस कर रही है। इसी के चलते काफी अफोर्डेबल डिवाइस है जो कि बेसिकली हमारी कंट्री में नॉर्मली हम लोग जो बाहर से चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, अगर कोई भी ऐसी चीजें हम लोग को देखनी पड़ती है तो हम लोग बाहर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमारी कंट्री का कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट है वो भी कम होगा, और इवन अगर अच्छे लेवल पर ये चीजें चल जाती हैं तो आने वाले टाइम में ऐसी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आम का आम और गुठलियों की दाम, ऐसे बात आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एजुकेशन के मामले में। अच्छा, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है संविधान के अंदर में, अगर आप लोगों से पूछूं जरा बताइए तो जरा। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इनके द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है बेसिकली शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। देखिए पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक यानी कि 10th के बाद में जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली बोला गया कि इसमें रिवैम्प इसको किया जाएगा, और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसको फंड को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, ताकि जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो यूथ हैं वो हायर एजुकेशन ले सके और उनको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सके। तो इसके चलते यहाँ पर जो प्रोसीजर है पेमेंट का वो भी थोड़ा फास्ट किया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी उनको पैसा उसका मिल सके। और इसके चलते 35,534 करोड़ रुपए यहाँ पर कमिट किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में पहुंचेंगे। बात ये की जा रही है कि लगभग 4 करोड़ के करीब जो यूथ है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अंदर, उनको ये फायदा पहुंचने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्कीम है ये किसके लिए है? तो सीधी सीधी बात है, शेड्यूल कास्ट दे देंगे, शेड्यूल ट्राइब दे देंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस देखेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल देंगे। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रख देंगे। तो याद रखिएगा ये शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए है। दूसरा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम जो है ये लाई गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 35,534 करोड़ रुपए यहाँ पर कमिट है, और ये जो स्कीम चलने वाली है ये 2025-26 तक का यहाँ पर इसका टारगेट रखा गया है। तो 4 करोड़ के करीब जो बेसिकली स्टूडेंट है उनको फायदा पहुंचाएगी। तो बड़ी ही प्यारी सी न्यूज है, आप लोगों को हल्का सा आइडिया रखना चाहिए इसके बारे में। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर अदानी और इसी के साथ में ओमिदियार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर और भी कई सारे थे यहाँ पर ग्रुप जिनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। ये बेसिकली ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें, मान लीजिए 2 इंसानों के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी मुद्दे को लेकर, तो ये अगर मिलकर बैठकर उसको आपस में सुलझा ले तो कैसा रहेगा। और गांधी जी तो हमेशा इसको बोला करते थे कि यार ये पैटर्न फॉलो करो, बिचौलिया वाला पैटर्न, बेसिकली बाहर ना आप लोग कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट में तो घिसोगे फिटोगे, सारी चीज चलती रहेंगी। तो रिजोल्यूशन जो है ये आउटसाइड कोर्ट बेसिकली किया जाता है, यानी कि लड़ाई हो गई कोर्ट के बाहर ही सुलझा लो यार, फालतू में कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की जा रही है। अब तो ये तो और भी एडवांस हो गए, कोर्ट के बाहर नहीं ऑनलाइन ही सुलझा रहे, एक दूसरे से मिलना भी नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जिसके चलते डिजिटल टेक्नोलॉजी या फिर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो किया जाएगा, ताकि नेगोशिएशन किया जा सके या फिर आर्बिट्रेशन या फिर मीडिएशन, जो भी फंडा लगे, बस ये है कि मैटर जो है वो सुलझना चाहिए। तो इसके चलते जो हैंडबुक है यहाँ पर ये बेसिकली एक हैंडबुक इज एन ये इन्विटेशन टू द बिजनेस लीडर की अडॉप्ट कर सके ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके की हैंडबुक बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाईलाइट क्या है यहाँ पर कि ऑनलाइन जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है यहाँ पर बिजनेस, इसको अडॉप्ट किया जाएगा ताकि आसानी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये नीति आयोग के एसोसिएशन में यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आया है। देखिए फिर से वही बात है, अगर कोई केस है मान लीजिए कोई बिजनेस कम्युनिटी के बीच में, और वो केस जो है वो कोर्ट में पहुंच गया, अब आप लोग सोचिए कोर्ट में फिर उसकी क्या होने वाली है, बीरबल की खिचड़ी उसकी बन जाएगी। पता नहीं कब तक वहां पर केस पड़ा रहेगा, कोई तारीख पे तारीख चल रही है, वही सारी चीजें। तो क्यों ना उसको बाहर मिलकर आसानी
से आप लोग मैटर को सोल्यूशन निकाल लो, ताकि इस तरीके कोई फंडा ही ना देखने को मिले। तो ये तरीका ज्यादा बेटर है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, सही है या फिर गलत है, या फिर कोर्ट वाला मैटर ज्यादा बेटर रहता है? आप लोग भी अपना राय बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही प्यारी न्यूज है और काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस न्यूज में, कई सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। सबसे पहले तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था G20 कंट्री के बारे में। तो आप लोगों के सामने G20 कंट्री है जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। G20 कंट्री में कौन कौन आता है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है। आई से देखिए 3 कंट्री है, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया और इटली हो गया। ठीक है, यहां पर आप लोग देखते हैं ए से 2 कंट्री है, अर्जेंटीना हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, मेक्सिको हो गया, रसिया हो गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, एस से 3 कंट्री है, टी से भी एक है यूनाइटेड, जो टी से हो गया तुर्की और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हो गया। ठीक है, तो कैसे तैसे भी आप लोग करके सी से 2 कंट्री हुई, कनाडा हो गया और चाइना हो गया, ब्राजील अकेली बी से यहाँ पर ये, जर्मनी अकेली जी से यहाँ पर ये। तो इस तरीके से कई सारी कंट्री ग्रुप बनाकर भी आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में आप लोगों से पूछा जा सकता है G7 कंट्री के बारे में, बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। या फिर E9 कंट्री के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया था, एजुकेशन से रिलेटेड उनकी मीटिंग देखने को मिली थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आप लोगों से। तो किसी भी ग्रुप के बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को रखना चाहिए, खासकर उस ग्रुप के बारे में, तो खासकर जिसमें इंडिया भी पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यूएसए का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, यानी कि जो पैसे वाला विभाग है, उसके द्वारा ये बोला गया है G20 कंट्री को, यार आप लोग ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रखो कम से कम। ये मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो टैक्स लगाओ। कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो टैक्स को काफी कम करते हुए जा रही है, तो इससे नुकसान देखने को मिलता है यूएसए जैसी कंट्री को। मतलब क्या, इसका पहले आप लोग ये समझिए, मान लीजिए आज की डेट में, जैसे मान लीजिए कई सारी कंपनी के नाम इन्होंने भी दे रखे, जैसे कि डिजिटल अगर जायंट के बारे में बात करें, एप्पल हो गया, अल्फाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर कॉर्पोरेट के मामले में बात करें तो नाइक हो गया, ये स्टारबक हो गया। तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है। ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, ये अपना जो टैक्स का पैसा है उसको सेव करने के लिए कई सारी कंट्री में अपना बेस बना लेती है। तो फिर क्या कोशिश करती है, अपने टैक्स को उस कंट्री में ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है जहां पर टैक्स कम लगता है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें इनके द्वारा की जाती है। मान लीजिए यूएसए में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो है 21%। ठीक है, और दूसरी कंट्री में कोई जहां पर ये अपना बेस बना रखा है इन्होंने, वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स है 5%। तो ये वहां पर अपना ज्यादा प्रॉफिट दिखाएंगे क्योंकि वहां पर टैक्स कम लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारी कंपनी ऐसी काम कर रही है आज के में, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स की वजह से इकट्ठा नहीं हो पाता है और लॉस में चला जाता है। तो इसके चलते यहां पर यूएसए ने ये बोला है कि मिनिमम कम से कम कुछ तो कॉर्पोरेट टैक्स यहां पर रखना चाहिए। तो इसी के चलते इनके द्वारा बोला गया है कि यार अगर आप लोग देखते हैं यहां पर, तो रिवर्स करना चाहिए। 30 ईयर जो रेस चल रही है टू द बॉटम, की कंट्री जो है वो रिवर्स करे, कम से कम कॉर्पोरेट टैक्स लगाना स्टार्ट करें। जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है यहाँ पर, एमएनसी जो है, कम से कम 21% तो आप लोग यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स लगाना ही चाहिए। 21% तो मिनिमम रखना ही रखना है। जो आज की डेट में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, ताकि वो डिस्करेज हो कि एक कंट्री छोड़कर बस उस कंट्री में जा रही है जहां पर कॉर्पोरेट टैक्स कम है। ठीक है, तो इसके चलते जो मल्टीनेशनल जो ऑपरेशन है या फिर जो प्रॉफिट ओवरसीज है, ये क्या करती है, वहां पर जाकर अपना बेस बना लेती हैं। इसकी वजह से कई सारी कंट्री को नुकसान झेलना पड़ता है। और हर एक कंट्री में ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो भी कंपनी है वहां पर उनको लगता है कि अपनी कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है, तो वे बेस ऐसी कंट्री में जाकर बनाएंगी। जैसे कि उदाहरण आप लोगों के सामने यहाँ पर, जैसे कि लो टैक्स कंट्री कौन सी है, आयरलैंड आप लोग बोल सकते हैं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड हो गया, और ये यहाँ पर बहामास आइलैंड वाला हो गया, या फिर सेंट्रल अमेरिका के अंदर पनामा वाला हो गया। पनामा पेपर लीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। टैक्स नहीं लगता है तो लोगों ने यहां पर अपने दुनिया भर के पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। तो इसके चलते जो भी प्रॉफिट तो उनका काफी ज्यादा होता है, पर लेकिन उस प्रॉफिट पर टैक्स बचाने के चक्कर में ये अपना बेस कहीं और भी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स से बच जाते हैं। तो इसके चलते जो यूएसए के अंदर यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स से बच जाते हैं, और इसके चलते जो आज की डेट में अगर बात करें तो काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट को नुकसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहां पर वो टैक्स नहीं मिल पाता है। तो यूएसए के द्वारा बोला गया कि 2.3 ट्रिलियन के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड हम लोगों को करना है। तो इसके चलते देखिए, अगर पैसा टैक्स लगेगा तो तभी तो इनके पास से पैसा आ पाएगा। तो टैक्स का पैसा मिल नहीं रहा है, कंपनी जो है अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, वो लूप होल ढूंढ रही है कि कैसे टैक्स का पैसा बचाया जाए। तो इसके चलते यहां पर ये इस तरीके से यहां पर बातें कर रहे हैं कि यार इसके बारे में कुछ करो। कॉर्पोरेट टैक्स या फिर जो कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे इनकम टैक्स नहीं होता है, ऐसे डायरेक्ट टैक्स ही होता है, जो कि जो नेट इनकम और प्रॉफिट जो है कॉर्पोरेट एंटिटी का या फिर बिजनेस का, उसके ऊपर लगाया जाता है, जो भी उसके द्वारा बिजनेस किया जाता है फॉरेन या फिर डोमेस्टिक के अंदर में। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेशन टैक्स की कैटेगरी में आता है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ये एक तरीका रेट है
टैक्स इज इम्पोज एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, नॉर्मल तरीके से इंडिविजुअल के ऊपर तो इनकम टैक्स लगेगा। अगर जैसे मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं, ठीक है, मेरी जो मंथली इनकम है उस पर मेरा इनकम टैक्स जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लग गया। अगर बात कीजिए जो कंपनी है, अब कंपनी क्या हो गई, वो तो एक कॉर्पोरेशन हो गई, तो उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स लग गया, तो आप लोग बोल सकते हैं कंपनी का इनकम टैक्स हो गया एक तरीके से। तो हमारी कंट्री में बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके हिसाब से यहां पर इनकम टैक्स जाएगा। एक है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स ये ऐसा टैक्स होता है जब कंपनी जो है अपनी इनकम को इस तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देती है कि उनका कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स लायबिलिटी के उसमें उस टैक्स लायबिलिटी के क्राइटेरिया में आती ही नहीं है, तो उस टाइम पर ये बिल्कुल एक जीरो टैक्स की कैटेगरी पहुंच जाती है। तो उस टाइम पर बोला गया कि मिनिमम तो टैक्स कुछ ना कुछ तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पर कॉन्सेप्ट लेकर आया गया ताकि जो कंपनी है वो लूप होल यूज करने लगी, तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स तो कम से कम देना ही है, इतना तो कम से कम देना ही है। तो ये फाइनेंस एक्ट हमारी कंट्री में 1987 यानी कि 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहां पर इसके चलते बाद में विड्रॉ किया गया, फिर आगे चलकर 90s में और फिर आगे चल के फिर इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि कम से कम कुछ तो टैक्स देना है। ये थोड़ा ना कि बिल्कुल ही टैक्स नहीं दोगे, आप लोगों को प्रॉफिट नहीं हो रहा जरा सा भी और आप लोग चले जा रहे हो, तो ये गलत तरीका है। तो इस तरीके से फिर मैट वाली कैटेगरी आ गई जिसको यहां पर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स बोला गया, ठीक है। तो एक ये भी है यहां पर, ये तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यूएस से अभी चिल्ला रहा है इस चीज को लेकर, तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है नेशनल न्यूज है यहां पर ये, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप लोग बोल सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया यहां पर सेंटर से और उसी के साथ में 4 राज्य से कि यहां पर उनको रेस्पॉन्स करना है कि डायरेक्ट किस तरीके से किया जाए, जिनके द्वारा एक अभी यहां पर जो प्ली गई है कि क्रिमिनलाइज किया जाए यहां पर जो बैगिंग यानी कि भीख मांगना क्या क्रिमिनल की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्वेश्चन लगा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर बात की जाए तो यहां पर 4 राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो इनको नोटिस इशू किया गया है। बिहार ऑलरेडी इसके ऊपर आंसर दे चुके हैं, ठीक है, इसके ऊपर रेस्पॉन्ड कर चुके हैं। तो 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे अभी पूछा गया है और कि आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में प्ले गई और उसमें पूछा गया कि एक तरीके से अगर बैगिंग यानी कि भीख मांगने को आप लोग क्रिमिनल कैटेगरी में रख दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, अगर भीख मांगना क्रिमिनल कैटेगरी में आ जाएगा तो इससे क्या होगा। देखिए उसके पर्टिकुलर पर्सन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका हनन होगा। समझिए आप लोग एक मिनट के लिए, हमारी कंट्री में मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कितने भिखारी हैं, अगर डेटा के हिसाब से चले 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी कंट्री में 4,13,670 के करीब भिखारी हैं। अब आज की डेट में भिखारी हैं, इनके पास में ना रहने की जगह है, ना कोई सोने की, ना खाने का, ना पीने का, रोटी कपड़ा और मकान कुछ भी इनके पास में नहीं है। अब ये भीख मांगेंगे। अगर मान लीजिए भीख मांगना क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गया तो अगर कोई भीख मांगता पाया हुआ गया तो उसको जेल में डाला जाएगा पकड़कर। तो जेल में इनको ले जाकर डाल दिया, एक तो तरीका हुआ चलिए जेल में रोटी खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको ये पता चल गया कि भीख मांगना क्रिमिनल कैटेगरी में है तो क्या करेगा, इससे अच्छा तो यार क्रिमिनल बनना ही बनना है, तो क्यों ना कुछ क्राइम ही कर ले, किसी की जेब काट ले, किसी का गला काट ले, ठीक है, या फिर भूखा मर जाए। तो एक चीज चूज करनी है तुमको यहाँ पर। तो क्रिमिनल कैटेगरी में आपने उससे डाल दिया, क्रिमिनल बन गया भीख मांगते ही। अब और अच्छे वाला क्रिमिनल बनेगा वो ना किसी का जेब काटेगा, सीधा सीधा गला काटेगा किसी का पैसा कमाने के लिए, क्योंकि क्रिमिनल तो वैसे ही बन चुके हैं। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए तो वो ऐसी हरकतें भी कर सकता है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि आर्टिकल 21 के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है कि इंसान मांग कर ही खाएगा, कम से कम कुछ खाएगा तो उसके पेट में तो कुछ पड़ेगा, पर लेकिन अगर उसके पेट में ही कुछ नहीं पड़ेगा तो फिर क्या करेगा, करता क्या ना करता किसी का गला काटेगा वो। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप लोग उसको क्रिमिनल की कैटेगरी में रखेंगे। तो इतने सारे लोगों को आप लोग एक साथ क्रिमिनल बना रहे हैं, तो ये किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढिए कि हाँ कैसे इसका तरीका ढूंढा जा सकता है। ये कोई तरीका नहीं कि क्रिमिनल की कैटेगरी में लगा दिया, क्रिमिनल की कैटेगरी में लगाने से क्या उनकी पेट की भूख मर जाएगी, तो वो आप लोग समझिए। तो इसके चलते सर्कमस्टेंसेस आप लोगों को समझना पड़ेंगे, इसके चलते कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, ठीक है। अगर कोई उनसे भीख मंगवा रहा है जबरदस्ती, उसके गिरोह को आप लोग पकड़िए, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आप लोगों ने देखी होगी। और इवन सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर आप लोग अपने संविधान को उठाकर देखोगे तो संविधान के अंदर जब पार्ट 4 में आप लोग जाओगे तो वहां पर डायरेक्ट लिखे हुए जिनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में इनको डीपीएसपी बोलते हैं आप लोग। तो जो डीपीएसपी है यहां पर ये सीधा सीधा ये बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट की पॉलिसी बनाने के। अगर कोई भीख मांग रहा है कंट्री में कोई सिटीजन, तो यहां पर ये एक तरीके से फेलियर है गवर्नमेंट का। क्या गवर्नमेंट यहां पर इतना भी नहीं कर सकती, यहां पर कम से कम खाना प्रोवाइड करा दे, सोशल सिक्योरिटी, बेसिक एमिनिटीज, इंसान भूखे मर रहे हैं वो खाना तक मिल पाए। तो क्या गवर्नमेंट इतने भी लेवल पे काम नहीं कर रही है? तो आखिर आजादी के 70 साल बाद भी हम लोग कहां पर बैठे हुए हैं? तो ये फिर ये सोचने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ता है कि बेसिक फैसिलिटी भी क्या हम लोग अपने सिटीजन को नहीं दे सकते, उसमें फेल हो गया स्टेट। तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल
प्रिंसिपल रखे इसलिए गए थे ताकि जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट किया जा सके। वैसे तो हजारों के करोड़ों के घोटाले चलते रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं सारे पैसे। क्या लोगों को एक वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल सकता अगर यहां पर उनको क्रिमिनल की कैटेगरी में आप लोग रख रहे हो? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली डायरेक्ट, ठीक है। तो हालांकि आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते इसको लेकर, पर लेकिन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है ना जिसके अंदर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो एक सोशलिस्ट नेशन की जो हमारी छवि है, हमारा प्रीएम्बल भी बोलता है कि हम सोशलिस्ट कंट्री हैं, तो कहां रह गया वो सोशलिज्म जो आप लोगों ने यहां पर संविधान के अंदर भी हमारे निर्माताओं ने रखा था? तो सारी चीजें आप लोग पीछे छोड़ चुके हैं। अगस्त 2018 के अंदर में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भी डिसीजन लाया गया, उसमें बोला गया कि डीक्रिमिनलाइज किया जाए एक तरीके से। यहां पर अगर कोई इस तरीके से भीख मांगता है उसको क्रिमिनल कैटेगरी में थोड़ी ना डाल दोगे, तो यहां पर क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ द बैगिंग एक्ट 1959 के हिसाब से। तो आप लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल के बेस पर भी स्क्रूटनी नहीं कर सकते इसकी कि हाँ ये सही तरीका है, क्योंकि संविधान बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में खाना दो, खाना आप लोग दे नहीं रहे तो भीख मांग रहे हैं, और भीख मांग रहे हैं तो उनको क्रिमिनल कैटेगरी में डाल रहे हो, तो उनके राइट टू लाइफ का हनन कर रहे हो। तो ये खुद ही आकर अपने ही मुद्दे में फंस जाते हैं बेसिकली। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या बोला? पहले उन्होंने खाना मांगा तो आप लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत उनको खाना नहीं दिया, ठीक है। अब वो भूखे मर रहे हैं तो भीख मांग रहे हैं, आप लोग भीख बोल रहे हैं तो क्रिमिनल कैटेगरी में रख रहे हैं। क्रिमिनल कैटेगरी में रख रहे हैं तो उनकी राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 का उनका हनन हो रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे इसको करार दे सकते हो? तो ये तो घुमा फिराकर उल्टा, वो नहीं कहते कि उल्टा क्वेश्चन मार्क जो लग गया वो गवर्नमेंट के ऊपर ही लग गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि इतने सारे भिखारी देश में देखने को मिल रहे हैं, उनका क्यों कोई सोल्यूशन अब तक नहीं निकल के आया? आखिर क्या किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं? तो इस तरीके से आप लोग पूरा मुद्दा यहां पर समझ सकते हैं। समझ में आ गया ना? देखो रटने वाली यार कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चीजों को समझोगे तो समझ में आएगा, अच्छे से जानोगे तो फिर चीजें अच्छी भी लगेंगी आप लोगों को, पर लेकिन रटने बैठ जाओगे तो फिर रट्टा फट्टा फिर वही सब चीजें चलती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है और चीजें आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है पर्टिकुलर महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में बेसिकली नवेगांव ये है यहाँ पर नागझिरा टाइगर रिजर्व, NNTR इसको बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर ये नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व, याद रखना NNT बोलूंगा इसको आगे में, ठीक है। तो नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व में अभी फॉरेस्ट फायर लगी, जिसकी वजह से यहां पर 3 जो लेबर है उनकी जान चली गई, जल गए बेचारे, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है बेसिकली, जब इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो इसकी लोकेशन आप लोग देखकर बोलोगे कि हाँ ये रियलिटी में काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ऐसी दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए थी। सिचुएटेड है यहाँ पर गोंडिया, इसी के साथ में यहाँ पर ये है भांद्रा जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर में, तो वहां पर देखने को मिलेगा। गोंडिया डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बाउंड्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में, और ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकली जो टाइगर रिजर्व लोकेटेड है यहाँ पर, ये सेंट्रल इंडिया का जो टाइगर लैंडस्केप है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि कई सारे एरिया के साथ में बाउंड्री टच करता है। 46 टाइगर रिजर्व है हमारी कंट्री का, जिसको डिक्लेयर किया गया था नोटिफाई 2013 में। आप लोग ये देखिए इसको इंपोर्टेंट क्यों बोला गया है। अगर बात करें NNTR मतलब यहां पर ये है, इसका नाम याद रखिएगा, जहां भी NNTR लिखेंगे इसका मतलब है नवेगांव नगझरिया टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो याद रखिएगा नवेगांव नगझरिया टाइगर रिजर्व। तो जो NNT है नवेगांव नगझरिया जो टाइगर रिजर्व है यहां पर, ये इसके बारे में बात करें तो ये नवेगांव नेशनल पार्क के साथ में कनेक्ट करते हैं, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में, इसी के साथ में नगझरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नगझरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोका ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारी इसके अंदर आप लोगों को कंप्राइज देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अगर पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो कान्हा और जो पंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का क्वेश्चन बन जाएगा, कहां पर लोकेटेड है कान्हा और पंच, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसी के साथ में टाडावा अंधारी, ठीक है। तो यहां पर ANADHRI, ठीक है। तो टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ये मैच करने के लिए आ जाते हैं। देखिए ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए पूछ लेंगे, बोलेंगे कान्हा टाइगर रिजर्व बताइए कहां पर है, ठीक है। तो इस तरीके से तो राज्य का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर इस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से यहां पर कवाल और इसी के साथ में नागार्जुन सागर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है, यह अचनकाना, यह यहां पर अचनकमार, ठीक है, टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी इसी के साथ में जो कनेक्टेड है इंपॉर्टेंट यहां पर, यह है बेसिकली उमरेड करहंदला, ठीक है। ये है यहां पर सेंचुरी, और इसी के साथ में ये है यहां पर ब्रह्मपुरी जो डिवीजन महाराष्ट्र का, ठीक है। तो इसी के साथ में आप लोग कई सारे एरिया देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये एक सेंट्रल थीम है, इसके अर्ध गिर्द कई सारे एरिया आप लोग यहां पर नजर आ जाएंगे, ठीक है। कई बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है तो उसको बेसिकली मतलब थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये वो एरिया है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। आप लोग अगर इन राज्य से आते हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मोटा मोटा सा आइडिया माइंड में रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है तो ये एक प्यारी न्यूज आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है एग्जाम में। सबसे पहले तो बोला जाएगा कि जीएसएपी, ठीक है, तो ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया जाता है। यहाँ पर ये बेसिकली होता क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजिशन प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को एक्वायर करना। और आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या काम करता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की परचेज और सेल करता है, यानी कि खरीदता भी है और बेचता भी है, ठीक है, यानी कि परचेज भी करता है और सेल भी करता है। अब खरीदेगा कब और बेचेगा कब, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए मार्केट में पैसा ज्यादा है, ठीक है, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? पैसे को कम करने के लिए मार्केट में सिक्योरिटी बेचेगा। जब लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे तो लोगों को रिटर्न अच्छा मिलता है, इसलिए लोग सिक्योरिटी खरीदेंगे, तो लोगों को पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब जब मार्केट में सिक्योरिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब यह पैसा कम होगा। पर लेकिन जब जब मार्केट में सिक्योरिटी कम होगी तो आरबीआई क्या करेगा? मार्केट में से सिक्योरिटी खरीदेगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। इसको समझने के लिए सीधा सीधा उदाहरण आप लोग ये ले सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट में मैं आप लोगों को एप्पल बेच रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के हाथ में पैसे हैं तो मैं बोलूंगा कि एक एप्पल का जो भाव है वो 10 रुपए है। तो आप लोग क्या करेंगे? मुझे एप्पल दे, मेरे से एप्पल लेंगे और मुझे 10 रुपए देकर जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ में पैसे कम हुए, मेरे हाथ में पैसे ज्यादा आ गए। पर लेकिन आप लोग बोलेंगे कि एप्पल हमारे पास में, आप ही एप्पल ले लो और हमको पैसे दे दो। मैं बोलूंगा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो यहां पर मार्केट में जरूरत है, इसका मतलब आप लोगों को पैसों की जरूरत है, तो मैं बोलूंगा ठीक है एप्पल मुझे दो और आप लोग 10 रुपए लेकर जाओ, ठीक है। तो अब आप लोगों ने मुझे एप्पल देने स्टार्ट कर दिए, मैं आप लोगों को 10 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, पर एप्पल के हिसाब से। तो अब आप लोगों के हाथ में पैसा आ गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एप्पल को आप लोग सिक्योरिटी मान लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लोग पैसा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? रिटर्न अच्छा मिलता है। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये सिक्योर होती है काफी अच्छा खासा, एक तरीके से कि हाँ गारंटर गवर्नमेंट है खुद अपने आप ही। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर अभी उधारी की गई, बाहर से काफी कुछ यहाँ पर मार्केट से पैसा उठाया गया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि अब मैं यहाँ पर गवर्नमेंट को बेसिकली हेल्प करने की कोशिश की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जिसके चलते मार्केट में पैसा लाया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से जो बोरोइंग कर रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली विदाउट कॉजिंग डिसरप्शन यहां पर अभी एक ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाया जाएगा जिसमें 1 लाख करोड़ तक की सिक्योरिटी जो है उसके द्वारा खरीदी जाएगी और मार्केट में पैसा निकल कर आएगा। तो ये बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा 2022 के। तो ये अनाउंसमेंट अभी यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में मोटा मोटा ऑपरेशन जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो 1 नंबर पक्का हो गया आप लोगों का, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, कुछ नया जानने को मिला, घर से तो कुछ गया नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, एक मोटी सी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेगी और थोड़ी सी डिफरेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि आप लोग इसको एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं और एक तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये अभी फिलहाल जो न्यूज में है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बात की जा रही है MUON, म्यून G-2 या फिर म्यून G2 आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो आप लोगों को म्यून के बारे में पता होना चाहिए। म्यून जो होता है ये एक एन एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, जिस पर अगर चार्ज के बारे में बात करें तो -1 आप लोगों को चार्ज देखने को मिलेगा। इसका जो स्पिन होता है वो 1/2 यानी कि हाफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में इसको क्लासिफाइड किया जाता है एज ए लिप्टोन की तरीके से, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये जो बता रहे हो आखिर ये है क्या, पहले ये बताओ। देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों से बोले कि कोई प्रोडक्ट आप लोगों ने छत पे से नीचे फेंका, ठीक है, तो वो नीचे जाकर गिरेगा क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से पृथ्वी जो है उसको अपनी ओर खींचती है। आप लोग ये बोलिए कि अगर वो ऊपर से गिरा जाए कुछ भी प्रोडक्ट और वो नीचे ना जाए सीधा ऊपर चला जाए, यानी कि और ऊपर ही चला जाए, तो इसका क्या मतलब होगा कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम करना बंद कर दिया, आप लोग ऐसा बोलोगे। तो यहां पर अभी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने निकल कर आए कि जो एक बेसिक थ्योरी होती है, जो फिजिक्स का जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो एक तरीके से लॉ ऑफ नेचर होते हैं, उनके अपोजिट में कुछ ऐसी रिएक्शन अभी निकल के आई जिसके चलते यहां पर ये देखने को मिला कि जिस तरीके से एक नॉर्मल प्रोडक्ट काम करता है वो वैसे काम नहीं कर रहा है। यानी कि अभी एक नई फिजिक्स की थ्योरी देखने को मिली जब यहां पर एक स्टडी की गई, और ऐसी एक स्टडी जो है वो 20 साल पहले की गई थी। तो फिर से उसी को सपोर्ट करती हुई ये स्टडी अभी देखने को मिली जो कि यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसका नाम है फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी, ये यहां पर फर्मी लैब के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर से यहां पर ये न्यूज निकल कर आई। तो बेसिक फंडा क्या बोला गया? सीधे सीधा बेसिक फंडा ये बोला गया कि आज की डेट में जो नॉर्मल तरीके से जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जो एक स्टैंडर्ड मॉडल फॉलो किया जा रहा है
उससे हटकर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है जब इसके ऊपर यहाँ पर ये स्टडी की जा रही है। ठीक है, तो यानी कि एक नॉर्मल जो पैटर्न होता है उससे हटकर यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। उसी को यहाँ पर म्योन G2 एक्सपेरिमेंट या फिर -2 एक्सपेरिमेंट के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं। ये पहली बार ये कंक्लूड किया गया था 2001 में और फिर से अभी यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। तो एक तरीका यहाँ पर ये ग्रेटर एक्यूरेसी जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, तो इसका एक जी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर अलग तरीके से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो म्योन में निकल कर सामने आई, यानी कि एक नॉर्मल जो नेचर होता है उस नेचर से हटके काम इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया रख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप लोग इसको नहीं बोल सकते, पर हाँ कुछ ऐसी उल्टी सीधी तिरकमबाजी भी अगर कभी एग्जाम में पूछी जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जो नेक्स्ट यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में किस किस कंट्री के, इंडिया और नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो हेग आप लोगों को देखने को मिलेगी, हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है इस नीदरलैंड को। तो अभी रिसेंटली इंडिया और नीदरलैंड के बीच में वर्चुअल समिट देखने को मिली। वर्चुअल मतलब एक तरीके से ऑनलाइन बेसिकली मीटिंग की गई। तो ये फर्स्ट हाई लेवल मीटिंग थी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो नीदरलैंड है आफ्टर जनरल इलेक्शन। नीदरलैंड के अंदर 2021 में मार्च के महीने में अभी इलेक्शन हुए, तो यहाँ पर पहली हाई लेवल मीटिंग देखने को मिली। अर्लियर 2019 यानी कि 2019 में यहाँ पर जो नीदरलैंड की क्वीन है उनके द्वारा इंडिया में विजिट किया गया था। तो फर्दर जो एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिला तो ये ट्रेड, इकोनॉमी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मार्ट सिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, तो कई सारे एरिया में यहाँ पर ये काम करने के लिए तैयार है। इंडिया और नीदरलैंड जो है वो कई सारे एरिया में काम करने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से। देखिए नीदरलैंड जो है ये नॉर्थ सी के साथ में अटैच है यहाँ पर, और नीदरलैंड क्या करती है एग्रीकल्चर करने के लिए, फिर अपना नॉर्मल पानी का जो काम चलाने के लिए ये पानी निकालते हैं ओशन में से, और पानी को निकालकर फिर उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर यहाँ पर उसको यूज किया जाता है। तो एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी इनके द्वारा डेवलप की जा चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो उसी के चलते अगर बात करें तो एमबीसीएस जो इनोवेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसे कि हमारी कंट्री में क्लीन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, सागरमाला, आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिससे इंडिया और जो आज के में नीदरलैंड है इसके रिलेशन काफी अच्छे बढ़े हैं। इनके द्वारा काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली इंडो और डच यानी कि इंडिया और नीदरलैंड में कोलैबोरेट करने के लिए। कई सारे सेक्टर सामने निकल कर आए, और अभी रिसेंटली यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म और कोविड-19, याद रखना क्लाइमेट चेंज CCC आप लोग बोल सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म और कोविड-19। ठीक है, तो C3 या फिर C³ के नाम से याद रखिएगा, क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म और कोविड-19। तो इनमें भी दोनों के द्वारा मिलकर काम किया जा रहा है। दोनों के द्वारा यहाँ पर अभी एग्री हुए हैं इंडो पैसिफिक रेजिलियंस सप्लाई चेन और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस के लिए भी दोनों के द्वारा अभी बातें की जा रही है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर, मैंने भी आप लोगों को बताया ना यहाँ पर, तो इनके द्वारा बात की जा रही है लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सीवेज जो स्कीम है फॉर हेल्दी रीयूज, यानी कि जो आज के में जो पानी है उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा और हेल्दी यूज के लायक उसको बनाया जाएगा। तो इस फील्ड में नीदरलैंड ने महारत हासिल कर रखी है, तो वो इंडिया की भी हेल्प कर रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो इसके चलते आने वाले टाइम में हम लोग अच्छे से मिलकर काम कर सकते हैं। और अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में जो मीटिंग होने वाली है पोर्चुगल में मई 2021 में, तो वहां पर भी दोनों लीडर्स के द्वारा बात की गई है कि पड़ोस में बैठकर हम भी बात कर लेंगे और बातों को आगे बढ़ाकर वहां पर चला जा सकता है। तो यानी कि आगे आने वाले टाइम में और भी मुद्दों के ऊपर दोनों की बातें आप लोगों को होती नजर आएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थी इंफॉर्मेशन, आई होप कि नया सीखने को मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर ये न्यूज है तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बेसिकली बोला जा रहा है, तो ये एक योजना है जिसको बेसिकली आप लोग बोलते हैं यहाँ पर ये सैफरी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में क्या क्या बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जो मैरीन जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको MPEDA के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा डेवलप की गई एक सर्टिफिकेशन एक स्कीम जिसको बेसिकली सैफरी के नाम सैफरी जिसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो सैफरी ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो मैरीन प्रोडक्ट होते हैं, मैरीन प्रोडक्ट जैसे कि मान लीजिए मछली हो गई या फिर एक तरीके से जो झींगे वगैरह निकालकर जो निकाले जाते हैं समुद्र में से, जो एक्वाकल्चर आप लोगों को जो देखने को मिलता है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी के बारे में हम बेसिकली जो सैफरी है यहाँ पर ये बेस रहेगा यूनाइटेड नेशन फूड एंड जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ताकि हमारी कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग बाहर बेच रहे हैं और वो उस लेवल का प्रोडक्ट हो ताकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके
सके, उसमें कोई कमी न देखने को मिले। तो जो संस्कृत है इससे यहाँ पर निकल कर आया, संस्कृत का शब्द है यहाँ पर सैफरी, इसका मतलब होता है फिशरी प्रोडक्ट जो सुटेबल होती है ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि वो वाली मछली जिसको अगर आप लोग खा रहे हैं तो इंसानों के खाने के लिए सुटेबल होती है, उसको सैफरी बेसिकली बोला जाता है। तो उसी के नाम पर यह सर्टिफिकेशन का नाम यहाँ पर रखा गया है, यानी कि इसी के नाम का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस प्रोडक्ट को अगर इंटरनेशनल मार्केट में ले जाकर हम लोग बेचते हैं तो गुड एक्वाकल्चर देखने को मिलेगी प्रैक्टिस हमारी कंट्री में। नो ये माना जाता है कई बार एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो एंटीबायोटिक फ्री श्रिम्प यानी कि झींगे वगैरह जो देखने को मिलते हैं ना, ऐसे आप लोगों ने इनके बारे में देखा भी होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन के पॉइंट ऑफ से काफी लार्ज स्केल पर खाए जाते हैं। हमारी कंट्री में जो प्लेयर्स हैं, अगर बात करूं सचिन तेंदुलकर साहब के फेवरेट कैटेगरी में फेवरेट डिश में आता है यहाँ पर झींगा, तो ये कई सारे काफी चाव से खाए जाते हैं कई सारे एरिया में, तो इसको भी यहाँ पर एक तरीके से कैसे ग्लोबल लेवल पर कंज्यूम कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूं तो सबसे अच्छी तो बात यही यहाँ पर देखिए बेसिकली कि यहाँ पर इस तरीके से चीजों को दो कंपोनेंट पर फोकस किया जा रहा है। एक तो सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पहला मुद्दा, और दूसरा यहाँ पर एक तरीके से जो गुड प्रैक्टिस यहाँ पर यूज की जाएगी श्रिम्प फार्म में, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से यहां पर टोटल अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो घुमा फिराकर ये बोला गया कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बीज की, और फिर उसके बाद में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग जो चीजें भेज रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी यहां पर होनी चाहिए। तो ये यहां पर सर्टिफिकेट का काम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सर्टिफिकेट आएगा जिसको सर्टिफिकेट ऑफ ये हैचरीज के नाम से भी यहां पर बोला जा रहा है। तो एक तरीके से यहां पर जो सही डायरेक्शन में अगर चीजें प्रोवाइड कराएंगे तो सामने वाले को फायदा देखने को मिलेगा, तो इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। देखिए अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बाहर की कंट्री को अगर बेचते हैं ना, दिक्कत क्या देखने को मिलती है उसमें, कई बार ये बोल देते हैं कि ढंग से पैक नहीं कर रखा है, कई बार ये बोल देते हैं कि इसमें एंटीबायोटिक यूज कर रखा है। तो हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट के जो आइटम है, उनमें कई बार दिक्कतें देखने को मिलती है, तो उन दिक्कत को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है ताकि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो बनता रहे। रीजन क्या है, हमारी कंट्री में अगर बात करें जो फ्रोजन श्रिम्प है यानी कि जो झींगे हैं, 5 बिलियन का 2019-20 में हम लोगों ने व्यापार किया, $5 बिलियन। समझ रहे हैं आप लोग, बिलियन डॉलर कितना ह्यूज पैसा है। यहां पर ये यूएसए और चाइना को बेसिकली बिगेस्ट बायर थे, और इसमें मैक्सिमम जो झींगे वगैरह बेचे गए हमारी कंट्री की साइड से बिगेस्ट एक्सपोर्ट रहा। ये 50% तो क्वांटिटी और लगभग 73% जो यहां पर जो पैसा वो झींगों से ही निकल कर आया 2019-20 के अंदर में। ये राज्य कौन कौन से जिनके द्वारा मेनली यहां पर ये व्यापार किया गया, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। नजारा थोड़ा अगर देखिएगा तो ये सारे वो राज्य हैं जो कोस्टल एरिया के राज्य हैं हमारी कंट्री के। तो ये 95% के करीब हम लोग जो यहां पर श्रिम्प वगैरह प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और 5% वगैरह हम लोग खुद यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है यहां पर हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के मामले में। कई बार कंसर्न ये रहता है तो कंटेनर काफी छोटे होते हैं, उसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये सही तरीके से पैक नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारे कंसाइनमेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, और कई बार एंटीबायोटिक का बोला जाता है कि यूज कर रखा है उसकी वजह से। तो इस तरीके से अगर ये सर्टिफिकेशन यहां पर आएगा निकलकर, जिसका नाम रखा गया यहां पर सैफरी, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां पर ये प्रॉपर जो कि यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो ये प्रोडक्ट अब आराम से बेचे जा सकेंगे मार्केट में। तो कहने का मतलब ये कि हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया के जो लोग हैं उनका जो व्यापार है, धंधा जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इन सब चीजों की वजह से उनके धंधे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि उनका धंधा जो है मंदा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज है यार ये वाली जो नेक्स्ट आप लोग की आ रही है, कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी और करंट के पॉइंट ऑफ से भी, तो कई कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टीका उत्सव हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया अभी रिसेंटली, तो क्वेश्चन ये बन जाता है टीका उत्सव या वैक्सीनेशन फेस्टिवल के नाम भी इसको दिया गया, कब से कब तक ये देखने को मिला। तो यहां पर ये बेसिकली जो ज्योतिराव फुल्ले हैं 11 अप्रैल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, तो 11 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया गया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई बर्थ एनिवर्सरी, उस तक यहां पर ये कंटिन्यूअस रहा। तो यहां पर ये टीका दिवस सेलिब्रेट किया गया दो महान पर्सनैलिटी के साथ में कनेक्ट कर, ताकि हमारी कंट्री में जो कोविड-19 की दवाई एक तो जीरो वेस्टेज यानी कि दवाई कोई खराब ना हो, और पॉसिबल जिस तक ये पहुंचनी है जिस ग्रुप तक, उस ग्रुप तक उसको पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में तो आप लोग जानते हैं, हमारी कंट्री के जो पितामह ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, एक तरीके से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो आज की डेट में अपनी कंट्री में आप लोग बात करें, बिना संविधान जो है इनके बिना पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर बात करें ज्योतिराव फुल्ले साहब के बारे में, तो ये काफी इंपोर्टेंट एक पर्सनैलिटी थे, महाराष्ट्र से निकल कर आए, और इनको यहाँ पर ज्योतिबा फुल्ले के नाम से भी जानते थे, ठीक है। ज्योतिराव फुल्ले या ज्योतिबा फुल्ले दोनों का शब्द, दोनों का मतलब एक ही है। काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने स्वतंत्रता, इसी के साथ में समतावादी और समाजवादी विचारधाराओं पर काफी काम किया, सोसाइटी को कैसे आगे लेकर चलना है। तो ये किताब से काफी फेमस हुए थे। थॉमस पेन की वो किताब थी जिसका नाम था द राइट्स ऑफ मैन, ये आप लोग याद रखिएगा। ये किताब कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जिससे सबसे ज्यादा ये इन्फ्लुएंस हुए
और उसमें बेसिकली सोसाइटी में जो भी इविल्स हैं, सोसाइटी में जो गलत कुरीतियां हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, तो इनके द्वारा बोला गया कि वो है कि इक्वलिटी, यानी कि सोसाइटी में महिलाओं को साथ में लेकर चलें और खासकर जो लोअर कास्ट है उसको पीछे छोड़ दिया जाता है, उनको भी साथ में लेकर चलें। तो इसी के चलते ज्योतिराव फुले साहब के द्वारा यहाँ पर सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई 1873 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी ये याद रखेगा। इसका मतलब होता है सीकर ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य की चाह में रहने वाले लोग। तो इसके चलते जो बेसिकली इक्वल सोसाइटी और इकोनॉमिक बेनिफिट की बात की गई, ताकि लोअर कास्ट तक भी उसका फायदा पहुंच सके। अपनी वाइफ को भी इनके द्वारा साथ में रखा गया, उनको पढ़ाया गया, लिखाया गया, और फिर आगे चलकर दोनों के द्वारा यहाँ पर स्कूल ओपन किया गया और उसमें आगे चलकर इनके द्वारा पढ़ाया गया। तो जेंडर इक्वलिटी को भी काफी अच्छे लेवल पर इनके द्वारा एग्जाम्पल किया जाता है, इनकी अपनी वाइफ का खुद को साथ में लेकर चलना। तो ये उदाहरण आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर कंडीशन जो है विडो विवाह की बात की इनके द्वारा की गई। अगर कोई यंग वुमेन है और उसकी एक तरीके से यंग एज में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो पुराने टाइम में बड़े गलत तरीके से इसको देखा जाता था। तो इन्होंने विडो रीमैरिज को भी एडवोकेट किया, जिसके चलते इनके द्वारा जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण समाज था उसको इनके द्वारा हिपोक्रेट्स बोला गया। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से कई सारी झड़प उस टाइम पर देखने को मिलती थी इन सब के बीच में, इस कंडीशन की वजह से। ये सारे वो मुद्दे हैं जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती थी। देखिए नॉर्मली होता क्या, नॉर्मली एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो ऊंचा तबका सोसाइटी का माना जाता था, वो यहां पर इन सब चीजों को रूढ़िवादी के तरीके से देखता था, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती थी। तो इसी के चलते यहां पर ये दिक्कत जो है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, अब ये आज के क्वेश्चन हो गया, ये एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने कोटेशन देखी, इंपॉर्टेंट 4 आप लोगों की ये शॉर्ट न्यूज थी जो कि डिटेल में हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने G20 के क्या कंसर्न है यहाँ पर यूएसए को लेकर वो समझे। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रिमिनल बेसिकली बैगिंग एंड के भीख मांग रहे हो क्रिमिनल कैटेगरी में डाला, वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व के बारे में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व के आसपास में समझा। इकोनॉमी में यहाँ पर GSAP यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजिशन प्रोग्राम, इसके बारे में समझा। साइंस एंड टेक में हम लोगों ने एक छोटी सी न्यूज देखी जिसको यहाँ पर मुआन G2 के नाम के हम लोगों ने जाना। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया और नीदरलैंड के रिलेशन को हम लोगों ने समझा। एग्रीकल्चर की कैटेगरी में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जो सैफरी, ये जो झींगे वगैरह ये सब चीजें हम लोगों ने देखी, ताकि कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और हिस्ट्री में हम लोगों ने इनके बारे में जाना। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन। आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए जो आप लोगों के सामने, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसके बाद में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसके किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये नैनो स्नीफर के बारे में आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार